नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और आज मुद्दे पर चर्चा करनी है। मुद्दा दरअसल यह है कि एमपी के रण में जो बाबर की एंट्री हो गई है, इसमें राजनीति का क्या प्रभाव पड़ सकता है। दरअसल चर्चा एमपी के रण में बाबर की एंट्री को लेकर तो होगी ही, साथ ही राम के विरोध में या पक्ष में या बाबर के विरोध में या पक्ष में क्या माहौल बन रहा है, इस पर भी बात करेंगे। एमपी के चुनावी माहौल में बाबर पर छिड़े सियासी संग्राम की बात करेंगे। बीजेपी पर हमला बोलने के चक्कर में कांग्रेस ने बाबरी के विवादित ढांचे को गिराए जाने का जिक्र किया और सिर्फ जिक्र ही नहीं किया बल्कि विवादित ढांचे को शहीद बता दिया। अब इस बयान के बाद बीजेपी मैदान में आ गई और बयानों के तीर पे तीर चलने लगे। चुनावी माहौल और भी गर्म हो गया। कि 6 दिसंबर को जब बाबरी मस्जिद ध्वस्त हुई, उसकी शहीदी हुई, उसके दूसरे दिन जब पूरे देश में कत्लेआम मचा हुआ था, तब इनके नेताओं ने, मुरली मनोहर जोशी ने, आडवाणी जी ने कहा था यह काम अपराधी तत्वों ने किया है, हमने नहीं किया है। तो ये बताया कि यदि रामेश्वर शर्मा भी उस विध्वंस में शामिल थे तो ये क्या गुंडे हैं? इतनी हिम्मत तुमको होनी चाहिए कि हमने मंदिर तोड़ा या मस्जिद तोड़ा कबूले। तो जिन रक्षोड़ दासों में इतनी हिम्मत नहीं है, उनको राम के नाम का उपयोग करने का अधिकार ही नहीं है। पूरे भारत की 140 करोड़ जनता ने राम मंदिर की आधारशिला रखी गई और 22 जनवरी 2024 को भव्य राम मंदिर का भगवान रामलला विराजमान होंगे। इसका दर्द, इसकी पीड़ा कांग्रेस के उन तुष्टीकरणवादी नेताओं को है। मुझे तो आश्चर्य हुआ, कांग्रेस के मीडिया विभाग के अध्यक्ष वो कह रहे हैं कि बाबरी मस्जिद में शहीदी हुई। देखिए जरा भाषा, कि सोनिया भक्त चुनावी राम भक्त बन रहे थे, अब उनकी असल बाबर भक्ति सामने इस मध्य प्रदेश के अंदर आई है। यह सब सोनिया के इशारे पर आज देश के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर हो रहा है। यह चरित्र कांग्रेस का मुंह में राम बगल में बका है, क्योंकि इन्हें तो बाबर और वही दिखाई देता है। कांग्रेस को असल दिक्कत प्रभु राम श्री राम के और सनातन धर्म से इस देश के अंदर कांग्रेस के पेट में दर्द हो रहा है। राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, राम तो प्रेम है, राम तो भक्ति है, राम तो आस्था है, राम तो त्याग है। राम राजनीति का विषय कैसे हो सकते हैं? क्या भगवान श्री राम की कोई पार्टी हो सकती है? काश वो लोग जो त्याग और भक्ति के उस पथ से पथ भ्रष्ट हो गए हैं और उनकी बुद्धि भी भ्रष्ट हो गई, उन्हें भगवान श्री राम के चरणों में अगर बैठेंगे तो थोड़ी सी सद्बुद्धि मिलेगी। भगवान श्री राम दलगत राजनीति का विषय नहीं हो सकते। तो आपने सुना, तीनों ही जो पक्ष हैं, हालांकि कांग्रेस के दो प्रवक्ता थे, एक तो के मिश्रा का जो बयान सामने आया कि उन्होंने विवादित ढांचे को शहीद का दर्जा दे दिया, दूसरे वीडी शर्मा जिन्होंने कि इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस की मंशा पर सवाल उठाए और उनका ये कहना था कि ये सिर्फ चुनावी राम भक्त हैं, ये असल में सोनिया भक्त और बाबर भक्त हैं। उसके बाद रणदीप सुरजेवाला जिस तरह से बता रहे थे कि राम कोई राजनीति का विषय नहीं हो सकते, भले ही राम ने राम राज्य स्थापित किया और राज करने की नीति के बारे में उन्होंने बात बताई, भले ही उनकी नीतियों को ना अपनाया जाए लेकिन वो राजनीति का विषय नहीं हो सकते, वो आस्था का विषय हो सकते हैं। एक पूरा अलग ही उन्होंने कंसेप्ट यहां पर पेश कर दिया। बात करेंगे, हमारे साथ कुछ खास मेहमान है, बहुत समय कम रहेगा इसलिए फटाफट इस पर हम चर्चा शुरू करते हैं। दुर्गेश केसरवानी जी हमारे साथ जुड़ गए, बीजेपी प्रवक्ता, सर बहुत स्वागत है। भूपेंद्र गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद हैं, उपाध्यक्ष हैं कांग्रेस मीडिया विभाग के, सर बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ अतुल तारे जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार है, सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहला सवाल भूपेंद्र जी आपसे रहेगा, के मिश्रा कह रहे हैं कि विवादित ढांचा शहीद हुआ, अब इस शहीद शब्द का इस्तेमाल करना बीजेपी को बहुत खटक रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने भगवान राम के मंदिर के पोस्टर लगाए,
उस पर ये वोट मांग रहे हैं जनता से। अब आप ये बताइए कि भगवान राम के नाम पर जब आप ये सौदागिरी कर रहे हैं वोटों की, तो कम से कम उस पोस्टर पे भगवान राम की तस्वीर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? उस पे तो मोदी जी विराजमान है, उस पे तो जो है वो सारे लोग विराजमान हैं जिनके माध्यम से वहां पर राम मंदिर के यहाँ जमीनों के सौदे हुए, जमीनें लूटी गई, जो फर्जीवाड़ा हुआ अकाउंट में, खाते में, जनता के चंदे में। हम लोग वो लोग हैं जिन्होंने राम मंदिर के लिए चंदा दिया है, कमलनाथ जी ने दिया है, दिग्विजय सिंह जी ने दिया, हमने चंदा दिया। इसे इन लूटखोरों के लिए दिया कि जो वहां पर जो है भ्रष्टाचार कर लें। आपने महाकाल में भ्रष्टाचार किया, आपने अयोध्या के मंदिर की जमीनों में हेरफेर की और आप दावेदार बन गए। आप भगवान को जो है, भगवान सबके भगवान है, ये पूरे विश्व में जो है भगवान उनको माना जाता है। उनको संगी बनाने पे तुले हुए भारतीय जनता पार्टी के लोग। इस बात का विरोध हम कर रहे हैं। भगवान मेरे भी भगवान है, वो किसी पार्टी के भगवान है। बाबर किसका है? वो किसी पार्टी के भगवान है। बाबर आपका होगा। ठीक है, दुर्गेश केसरवानी जी से ले लेते हैं रिएक्शन। दुर्गेश जी, बाबर किसका है आखिर? देखिए आशीष जी, कांग्रेस का जो प्रेम है ना, हाँ उसको मैं 1 सेकंड में बयान कर दूंगा जी। आतंकवादियों को जी कहना कांग्रेस का मोदी जी प्रेम है। भगवान राम बना जाकिर दिया आपने। नायक, अब इनको चुप कराइए, हो गया आपका भैया। भूपेन जी, भूपेन भाई हो मैं आ रहा गया। हूँ। भूपेन जी प्लीज, ये मत बताओ कि आप राहुल गांधी के पार्टी के नेता हैं। सुनिए, ये मत बताओ आप। दुर्गेश जी मैं बात कर रहा हूँ। धंधा कर रहे हैं उस भूपेन जी मैं आ रहा हूँ। भूपेन जी प्लीज वोटों का सौदा एक कर एक रहे हैं। करके, भूपेन जी एक एक करके आपने प्लीज। भगवान राम की थोड़ा सा सर, थोड़ा सा हिम रखिए, इसीलिए मैंने सर आपको पहले समय दिया। सुनिए ना सर, भूपेन जी सुनिए ना प्लीज, समय आने पर। भगवान राम की दुर्गेश जी तस्वीर क्यों नहीं लगाई उस पोस्टर पर, बताइए। इनको आप चुप कराइए, ये चुप नहीं होंगे। राहुल गांधी के पार्टी के नेता हैं ये सरकारी भूपेन जी, आप अपनी राहुल बात गांधी रखिए। की पार्टी के नेता हैं, इनको चुप आप जो है कराइए। वोट दिल का मिलाए सौदा नहीं, कर बिल रहे हैं। मिलाए नहीं, भूपेन जी सुनिए ना, बिल मिलाए नहीं, बिल मिलाए नहीं। सुनिए ना सर, सुनिए बाबर के भक्तों चुप हो जाओ। सुनिए। आपने भगवान राम की तस्वीर क्यों नहीं लगाई, अरे बताइए। बाबर के भक्तों चुप हो जाओ आप। दुर्गेश जी, चुप हो दुर्गेश जी। जाओ। क्या हो मोदी गया। जी बात पूरी भगवान कीजिए। राम है? आप मोदी जी की तस्वीर देखिए। लगाए बैठे हैं उस पर और राम के नाम पर वोट मांग रहे हैं। आशीष जी, इनको चुप कराएंगे आप? भूपेन जी प्लीज सर, समय दीजिए ना, और सभी हम प्रवक्ता भी, चुप please। हैं, आप पहले जवाब दीजिए इस बात का। जवाब ले रहे हैं सर, जवाब ले रहे हैं। दुर्गेश जी देखिए, कांग्रेस का प्रेम आप सिर्फ इतना सौदागर है, लोग हैं। आतंकवादियों को भूपेन जी जी कहना। प्लीज, भूपेन जी प्लीज, ट्रस्ट से जरा भूपेन जी बताइए। निवेदन है आपसे, प्लीज मंदिरों में लूट करते एक हो। मिनट तो दीजिए सर, प्लीज 1 मिनट दीजिए ना। ये दिल मिला रहे हैं, बिल मिला रहे हैं, विचलित हो रहे हैं। कांग्रेस का प्रेम इतना सा है, आतंकवादियों को जी कहना, जाकिर नायक को शांति का दूत बताना, भगवा को आतंकवाद बताना, विशेष वर्ग की राजनीति करना, टुकड़ा टुकड़ा गैंग का समर्थन करना, भाई भाई से लड़ाना, मुगल आक्रांताओं को अच्छा कहना, अराजकता फैलाना, देश विरोधी ताकतों के साथ खड़ा होना, सेना का अपमान करना, ये कांग्रेस हमारे का कांग्रेसियों का दिया हुआ चंदा खाया था उसने। भगवान श्री राम से, आप बताइए, रामचंद्र के चंपत राय को निर्माण ट्रस्ट से क्यों हिंदुत्व हटाया से आपने? बेरे, देशभक्ति से बेरे, आप क्या भगवान राम को संगी बना के छोड़ोगे? और अब आ जाइए, आप मेरी बात सुन लीजिए भूपेन भैया, आप राहुल गांधी की चंपत पार्टी राय को क्यों हटाया ट्रस्ट से? जमा खर्ची करने का काम करते हो आप। चंपत राय को ट्रस्ट से क्यों हटाया, बताइए। आपके पास कोई साक्ष्य है? चंपत आपके राय पास को ट्रस्ट से क्यों हटाया, बताइए। आप बताने का काम कर रहे हो। चंपत राय कौन है ये बताइए आप। कोई जगह नहीं है आपके, आपकी चंपत राय ने क्या घोटाले किए अयोध्या मंदिर में, ये बताइए आप। अच्छे होते हैं, ये कांग्रेस का चंपत राय ने प्रेम है। क्या घोटाले किए अयोध्या मंदिर में, ये बताइए आप। कि झूठ बोलना, जोर जोर से बोलना, चिल्ला चिल्ला कर बोलना, तिल मिलाना, बिल मिलाना, विचलित होना। अरे भाई, चंपत राय कौन है ये बताओ। ये मूल चरित्र है इनका, और जिस तरह से ये चंपत बातें राय कर रहे कौन हैं, है ये बताइए। मानसिकता अपने को। चंपत राय कौन है ये बताओ भैया। लगता है कुछ नेटवर्क की समस्या है जिसकी वजह से दुर्गेश जी की आवाज नहीं मिल पा रही है। मैं अतुल जी के पास जाता हूं। अतुल जी, राम की चर्चा हो रही है, विवादित ढांचे को शहीद का दर्जा दिया जा रहा है, राजनीति में अब यही स्तर रह गया है? क्या इसके बिना चुनाव नहीं लड़े जा सकते? नमस्कार आशीष जी। जी जी आशीष जी, बहुत ही प्रासंगिक विषय पर आज की आपने ये डिबेट आयोजित की है और मुझे लगता है कि इस पर बहुत गंभीरता से अपनी बात रखना चाहिए और इसमें किसी भी तरह का आक्रोश का मैं स्थान नहीं देखता।
और आदरणीय के मिश्रा जी का वक्तव्य मैंने सुना और उसमें उन्होंने, और आज जो मुझे लगता है कि आपने जिस मुद्दे पे डिबेट रखी है कि उन्होंने बाबरी को शहीद कहा और सुरजेवाला जी ने उस पर एक, जिसे अपन कहते हैं ना, फेस सेविंग की कोशिश की, और कांग्रेस का यही एक बड़ा द्वंद है ना। आदरणीय गुप्ता जी इस विषय को कहां ले जा रहे थे मैं नहीं समझ पा रहा हूं, और उस पर भी मैं अगर आऊंगा, अगर आप लोग अनुमति देंगे तो जी। और मैं बताऊंगा कि आदरणीय श्री चंपत राय जी के बारे में वो जो कहना चाह रहे थे वो कौन है और उनकी वहां ट्रस्ट में क्या भूमिका है, मैं वो भी बता दूंगा। पर अभी अपन मूल विषय पे आते हैं जी। कि कांग्रेस बाबरी को ढांचा कह रही है या शहीदी का दर्जा दे रही है, तो इसमें मुझे कोई आश्चर्य नहीं है। जिसने राम को काल्पनिक बताया है, और ये मेरा डॉक्यूमेंट नहीं है, यूपीए की सरकार थी केंद्र में, और जब राम सेतु के विध्वंस का विषय आया था और उस पर यूपीए की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में राम सेतु को ही काल्पनिक बता दिया था। तो जो राम सेतु को काल्पनिक बताते हैं, राम की कथा को, राम को काल्पनिक बताते हैं, आज अचानक अगर सुरजेवाला जी राम के प्रति, आज मैंने अभी उनका भी बयान सुना और बहुत ही संयम के साथ उन्होंने अपनी बात रखने की कोशिश की, लेकिन कांग्रेस की यह दुविधा है कि वो तय नहीं कर पा रही कि वो राम के साथ है या बाबर के साथ है, और यही कांग्रेस का द्वंद है वो। और आदरणीय गुप्ता जी कह रहे हैं कि क्यों भारतीय जनता पार्टी अपने पोस्टर में राम का फोटो नहीं लगा रही, मोदी जी का लगा, तो यहां से उनकी बात का अपने आप में उत्तर मिल जाता है कि स्वाभाविक रूप से वो राम के नाम पर वोट मांगने की तो कोई बात है ही नहीं। मोदी जी के नाम पे मांगे जाएंगे या शिवराज जी के नाम पे मांगे जाएंगे या जो भारतीय जनता पार्टी उनके नाम पर वोट मांगे जाएंगे। राम मंदिर के मुद्दे का राजनीतिकरण किसने किया, क्यों किया, यह, और आज जब 22 जनवरी को, और निश्चित रूप से मैं इस बात से भी सहमत हूं कि वो मंदिर कोई भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, न ही वो नरेंद्र मोदी जी का मंदिर है, न ही वो शिवराज जी का मंदिर है, वो संपूर्ण देश की आस्था का एक प्रगटीकरण। लेकिन क्या इस पर वोट मांगे जा सकते हैं क्या? वोट मांगना उचित है क्या अतुल जी? मैं अपनी बात पूरी कर लूं गुप्ता जी? गुप्ता जी मुझे 2 मिनट देंगे? आप मेरे से काफी वरिष्ठ हैं। हाँ। मेरा आपसे निवेदन है कि मैं आपकी बात को पूरे ध्यान से सुनने का और समझने का प्रयास करता हूं। आप मुझे अवसर दें, ये मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आज के मिश्रा जी का बयान आता है और उसके बाद के मिश्रा जी ने जो कहा, हाँ। वो कांग्रेस को भी ध्यान में आया कि निश्चित रूप से यह एक तरह से हिट विकेट, जिस क्रिकेट की भाषा में कहते हैं, तो सुरजेवाला जी ने उस पर निश्चित रूप से पार्टी की एक फेस सेविंग का प्रयास किया। हाँ। और यही एक कांग्रेस का द्वंद है कि वो, हाँ। और कांग्रेस बताए ना कि वो बाबर के साथ खड़ी है क्या? चलिए जवाब ले लेते हैं। अगर वो बाबरी मस्जिद, जवाब ले लेते हैं जी अतुल जी, जवाब ले लेते हैं। भूपेंद्र गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हुए लगातार। भूपेंद्र जी, बार बार इस बात का जिक्र हो रहा है कि बाबर का जिक्र क्यों करते हैं, बड़े सम्मान के साथ शहीद और तमाम तरह के दर्जे दिए जाते हैं, और फिर चर्चा ये होती है कि कांग्रेस पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति करती है। आरोप ये लगते हैं कि ये चुनावी राम भक्त बन जाते हैं, सोनिया भक्त और बाबर भक्त असल में ही है। बीडी शर्मा जी का कथन है। भूपेंद्र जी, अभी मैं एक कार्टून देख रहा था, अतुल जी की बातें सुन के मुझे वो ध्यान आ गया कार्टून। उस कार्टून में जो है माँ अपने बेटे से कह रही है कि बेटा तुम जानते नहीं तुम्हारे पापा बहुत बड़े पत्रकार हैं। तो वो बच्चा पूछता है अपनी माँ से कि मम्मी किस पार्टी के पत्रकार हैं। ये जो आज हम जो जहाँ तटस्थता की उम्मीद करते हैं, सुन लीजिए अभी बात सुन लीजिए, अब सुन लीजिए, अब सुन लीजिए। ये जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रवर्तित लोग हैं, सबसे आसान तरीका यही होता है कि अगर कोई पकड़ में ना आए तो मीडिया को टारगेट कर लो, पत्रकारों को पकड़ लो। मैं माफी के साथ आप लोगों को रोकना चाहूंगा। प्रियंका गांधी वाड्रा क्या कुछ कह रही है वहां लिए चलते हैं सीधा आपको। माफी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। सरकारी जितने भी अधिकारी हैं, जिसकी भी सरकारी नौकरी है, एक ही मांग है आपकी आज, एक ही मांग है कि हमारी पुरानी पेंशन दे, है कि नहीं? और क्यों है ये मांग? क्योंकि जो नौकरी आपने वफादारी से 20 सालों के लिए की, एक तरह से वो भी तो देश सेवा है। आपने देश के लिए सेवा की, आपने नौकरी की, तो क्या ये आपका हक नहीं बनता कि आप बाद में सुरक्षित रहें? तो यही आपकी मांग है कि हमें पुरानी पेंशन स्कीम दिलवा दीजिए। और जवाब क्या मिलता है? ऐसे नेता है, ऐसी सरकार है जिससे
इसलिए आपको जवाब मिलता है कि इसके लिए पैसे नहीं है। अगर पैसे नहीं है तो जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, अडानी जी जैसे, उनके कर्ज माफ करने के लिए पैसे कहां से आते हैं? हजारों करोड़ रुपए आपने उनके माफ किए, देश की संपत्ति आपने उनको सौंप दी। आप खुद 8,000 करोड़ के एक हवाई जहाज में घूम रहे हैं। अच्छा खासा संसद भवन था, उसके सुंदरीकरण में आप 20,000 करोड़ डालने के लिए तैयार हैं। एक बड़ा हॉल बनाया आपने दिल्ली में, 27,000 करोड़ उसमें आप खर्च रहे हैं, और फिर आप कहते हैं कि आपके पास पेंशन के लिए पैसे नहीं। आप कहते हैं कि किसानों के पास उनके कर्ज माफ करने के लिए पैसे नहीं। तो जनता का विश्वास कैसे होगा? बड़े बड़े इवेंट होते हैं, मीडिया रोज रोज आपको बताती है कि कितना काम हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है देश में, लेकिन क्या आप अपने जीवन में इस काम को देख रहे हैं? आपका जीवन कैसा है? मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, इतने सालों से भाजपा की सरकार आपके प्रदेश में है, क्या आपके जीवन में तरक्की हुई है? बताइए, तरक्की हुई है? आपको रोजगार मिले हैं? महंगाई घटी है? तो आपके लिए क्या कर रही है सरकार? आपने तो पहले अपनी उम्मीद गिरा दी। आप तो कह रहे हैं कि भैया हमें न्यूनतम उम्मीद है कि हमारे संघर्ष में मदद कर लो। इतना भी नहीं हो रहा है आज आपके लिए, इतना भी नहीं हो रहा है। जो देश और प्रदेश में सरकार चल रही है, बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए चल रही है, उसमें मिडिल क्लास, गरीबों के लिए, किसानों के लिए कुछ नहीं है। और जब हम ये चीजें उठाते हैं, जैसे जब हम आरक्षण की बात करते हैं, अब ओबीसी, एससी, एसटी के आरक्षण की बात हम करते हैं, या हम कहते हैं कि चलो जातिगत जनगणना करो, इसका मतलब क्या है? जातिगत जनगणना का मतलब है कि गिनती कर लो। हम जानना चाहते हैं कि देश में ओबीसी वर्ग के कितने लोग हैं, देश में एससी वर्ग के कितने लोग हैं, एसटी के कितने लोग हैं, क्योंकि अगर सरकार जानेगी नहीं तो सही तरह से न्याय कैसे दे पाएगी? जब हम आरक्षण की बात करते हैं, जब हम रोजगार देने की बात करते हैं, चलिए ये भी छोड़िए, जब हम ये बात करते हैं कि हमें ओबीसी वर्ग के लिए कोई ऐसी योजना बनानी है जिससे आप मजबूत बनेंगे, जैसे आप ये सारे काम करते हैं, इनको मजबूत करने के लिए, आपको थोड़ी सी सहायता देने के लिए हम योजना बनाना चाहते हैं। तो अगर हमें यही नहीं मालूम कि कितने लोग हैं किस वर्ग के, तो हम ये योजनाएं कैसे बनाएंगे? तो हम कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना करो। बिहार में की गई है, एक गिनती की गई है, उसके तहत 84% जनता, आधे से बहुत ज्यादा एससी, एसटी और ओबीसी निकली। अब आप अगर देश में देखें तो जहां जहां ऊंचे पद हैं, बड़े बड़े उद्योगपतियों को देखिए, मीडिया के जो बड़े बड़े चैनलों के जो सबसे ऊपर सबसे हेड है उनको देखिए, आप सचिवों को देखिए सरकार के, आप यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर्स को देखिए, तो आपको पता चलेगा कि ये प्रतिनिधित्व आज नहीं है। 84% अगर ये ओबीसी, एससी, एसटी वर्ग के लोग हैं, लेकिन 90% से ज्यादा आपको मिलेंगे कि इन वर्गों से नहीं, जो इन बड़े बड़े पदों में। तो न्याय की बात है, न्याय की बात है कि अगर 84%। और छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे, जल्द लौटते हैं। चाची एक बात का घोषणा पत्र तैयार, पार्टी